हेलो स्टूडेंट्स, हम ये सेकंड चैप्टर कर रहे थे आपकी बुक का द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 2। ठीक है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग के लिए जो मैंने सोर्स यूज किया है वो फिलहाल आपकी बुक का ही है। ठीक है, सो हम बुक की क्लिपिंग ही मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड कोई भी क्लिपिंग्स कंप्यूटर नेट पे नहीं मिल पाई थी। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू दिस। तो फार्मिंग जो है इंडिया के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज जनरल फार्मिंग। अब जनरल फार्मिंग क्या होती है? व्हेन एन एग्रीकल्चर फार्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट its land is used for production of different crops or for agriculture based occupation and each one become the source of income, then this type of farming is called general or normal farming. तो जनरल फार्मिंग के अंदर जनरली जो एग्रीकल्चर फार्म होता है, एग्रीकल्चर लैंड जो होता है, वहां पे उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वहां पे डिफरेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है और उनका मेन काम जो रहता है सिर्फ इनकम गेन करना और उस लैंड पे ऑक्यूपेशन दैट मीन्स की जॉब प्रोवाइड करना खेती के लिए। ठीक है, तो उसे बोला जाता है जनरल फार्मिंग या नॉर्मल फार्मिंग। Generally, the farmer adopts this type of farming to satisfy his domestic need so that he can run his livelihood smoothly. The farmer selected the crop, livestock, business according to his needs. ठीक है, तो जनरली फार्मर्स जो है वो डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी इसे यूज करते हैं कि उनका घर का खर्चा चल जाए। ठीक है, क्रॉप्स किस तरीके की ग्रो करनी है, लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि भेड़ बकरियां या गाय वगैरह पालना। ठीक है, थोड़ा बिजनेस पर्पस के लिए और थोड़ा खुद की नीड के लिए, खुद की जरूरत के लिए। ओके, नाउ स्पेसिफिक फार्मिंग। दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड स्पेसिफिक फार्मिंग इन विच अ फार्मर ऑब्टेन 50% ऑफ द टोटल इनकम और मोर फ्रॉम द ओनली वन क्रॉप. For example, if a farmer obtained 50% or more than 50% income of the total income from soybean only, we will call it a soybean farm. तो स्पेसिफिक फार्मिंग के अंदर जनरली होता है कि कोई भी फार्मर जो रहता है वो एक तरीके की क्रॉप ही जो होती है उसे ग्रो करता है। ठीक है, 50% उसका सामान लगा रहता है, 50% वो इनकम के लिए कि टोटल इनकम जो है उसकी उस काम से हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर कोई फार्मर है जो सोयाबीन अगर उसने उगाया है या गेहूं उगाए हैं, तो वो अगर सिर्फ गेहूं उगा रखे हैं तो वो सिर्फ व्हीट फार्म कहलाएगा। ठीक है, सोयाबीन उगा रखे हैं उसने खाली, तो वो सोयाबीन फार्म कहलाएगा। ठीक है, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक फार्मिंग सच एज अ नियर बाय लोकेशन ऑफ मंडी और मार्केट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फार्मर एक्सेट्रा. The farming should not be affected much by the unfavorable condition of the weather. तो इस तरीके की जो फार्मिंग होती है स्पेसिफिक फार्मिंग, उसके अंदर जनरली जो फार्मिंग की जगह जो होती है वो मंडी या मार्केट प्लेस के आसपास ही होती है, या जो भी सामान जो भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं वो पूरा की पूरा मंडी में बेच दिया जाता है इसी तरीके से। ठीक है, और इस तरीके की फार्मिंग में जो भी वेदर कंडीशन रहती है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है क्योंकि जनरली जो फार्मर्स होते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि किस मौसम में उनको कौन सी चीज उगानी है और कितने वक्त तक उसे रखनी है। ठीक है, नाउ ड्राई फार्मिंग। फार्मिंग इन द एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, इट इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग। अब ऐसी फार्मिंग जहां पे मतलब बारिश 50% से भी कम होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो जगह जो होती है वहां पे ड्राई फार्मिंग होती है। इन दिस सिस्टम द ड्राई फार्मिंग टू ग्रो क्रॉप्स रेन वाटर इज प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जहां पे ड्राई फार्मिंग की जाती है वहां पे क्रॉप्स के लिए रेन वाटर को काफी वक्त के लिए स्टोर किया जाता है। मीन्स वहां पे पानी वैसे ही कम आता है, इसलिए वहां पे पानी के लिए पॉन्ड्स बनाए जाते हैं ताकि पानी जो है बारिश के वक्त वहां पे अच्छे से जम जाए। ठीक है, इन दिस फेलियर ऑफ क्रॉप्स इज अ कॉमन फीचर ऑफ ड्राई फार्मिंग। और कई बार वहां पे क्रॉप्स जो हैं वो खराब भी हो जाती हैं, तो
ड्राई फार्मिंग में इस चीज के बारे में ऑलरेडी वो लोग अपना माइंड सेटअप करके रखते हैं कि कुछ क्रॉप तो है वो खराब होनी ही है। द मेन रीजन फॉर दिस फेलियर आर, और मेन रीजन जो है वो इस तरीके की कंडीशन में वो ये है कि इनसफिशिएंट एंड अनयूजुअल रेन। पहली बात तो वो सफिशिएंट रेन नहीं होती और अनयूजुअल रेन होती है, मीन्स कभी होगी तो बहुत ज्यादा होगी और कभी नहीं होगी तो शायद बिल्कुल भी ना होती हो। ठीक है। लेट अराइवल एंड अर्ली रिट्रीट ऑफ अ मानसून, कई बार बहुत लेट है मानसून आता है या कभी जरूरत से ज्यादा पहले अगर बारिश आ जाएगी तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग क्रॉपिंग, और कई बार जब वो लोग क्रॉपिंग कर रहे हैं, बोने का काम कर रहे हैं और उसी वक्त बारिश ना होना। लो कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड मॉइस्चर, और साथ के साथ ऐसी जगहों पे जो जमीन की जो मिट्टी रहती है उसमें मॉइस्चर भी उतना होल्ड नहीं हो पाता है। ठीक है। लो फर्टिलिटी ऑफ लैंड, और इसी वजह से उनकी उससे जमीन की जो फर्टिलिटी रहती है वो भी खत्म हो चुकी होती है, तो उनकी फर्टिलिटी पावर जो रहता है वो बहुत ज्यादा कम रहता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग एनिमल आर ऑल्सो रेड अलॉन्ग विथ क्रॉप प्रोडक्शन। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स फार्मिंग में क्रॉप तो ग्रो की जाती है, क्रॉप का प्रोडक्शन होता ही है, साथ के साथ एनिमल्स को भी वहां पे रखा जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट 10 to 49% ऑफ द टोटल इनकम शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम रेयरिंग ऑफ एनिमल। तो मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर 10 to 49% टोटल इनकम जो है वो एनिमल रेयरिंग से भी की जाती है। एनिमल रेयरिंग दैट मीन्स की डेयरी प्रोडक्ट वगैरह बेचना। ठीक है। इट मीन्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप इज द प्राइमरी वर्क एंड रेयरिंग ऑफ अ क्रॉप इज सप्लीमेंट्री टू इट। तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट रहता है और सप्लीमेंट्री काम जो रहता है वो रेयरिंग ऑफ कैटल भी रहता है उनका। ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल रेयरिंग इंक्रीज बोथ द इनकम एंड द प्रोडक्टिविटी। अब इस वजह से दोनों का जो तालमेल रहता है, मीन्स एनिमल रेयरिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन, उस वजह से इनकम की प्रोडक्टिविटी जो रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। इनकम जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है दोनों चीजों की वजह से। द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल डग एड टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और इसी वजह से क्योंकि एनिमल्स उनके पास में होते ही हैं तो उनका जो ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, एनिमल डंग मतलब गोबर वगैरह जो यूज करते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी भी और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है। तो उनका दोनों काम हो गया, मीन्स खाद भी उन्हें अच्छी से मिल जाती है और दोनों ही काम उनके मीन्स खेती का काम भी अच्छे से हो जाता है, खेती की जमीन की फर्टिलिटी भी अच्छे से बढ़ जाती है और साथ के साथ एनिमल रेयरिंग के कारण उनकी जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो भी और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इरिगेटेड फार्मिंग। इन इंडिया wells, ट्यूबवेल्स एंड इरिगेशन कैनल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब इंडिया के अंदर इरिगेशन का मेन सोर्स जो है वो कुआं, ट्यूबवेल्स या इरिगेशन कैनल्स जो होते हैं वही मेन सोर्सेज होता है। जनरली इरिगेटेड फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल, और जनरली जो ऐसे एरियाज रहते हैं इरिगेशन के मीन्स जहां पे बारिश बहुत ज्यादा कम होती है वहां पे ये सोर्सेज का यूज ज्यादा किया जाता है पानी का। एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली एंड ड्यू टू इरिगेशन द लैंड कैन बी यूज्ड टू रेज क्रॉप थ्रू आउट द ईयर, और इसी वजह से उनका प्रोडक्शन लेवल जो रहता है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और पैदावार जो रहती है, प्रोडक्टिविटी जो रहती है वो भी थ्रू आउट द ईयर बनी रहती है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ इरिगेटेड फार्मिंग आर पैडी, शुगर कैन, वीट एंड कॉटन। और जनरली जो प्रोडक्ट यहाँ पे इरिगेट फार्मिंग में यूज होते हैं वो है पैडी, शुगर केन, वीट एंड कॉटन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया मीन्स एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड को लेकर, डिफरेंट चीजों को बढ़ावा देने के लिए, डिफरेंट चीजों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए,
राउंड रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था पोटैटोज की, आलू की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। रेड रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था टोमेटो या मीट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था एग्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। येलो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ऑयल सीड्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा तेल जो है वो निकल सके और उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और फ्रूट्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन जरूर दे रखा है, लेकिन एक टाइम पे इसे पिंक रेवोल्यूशन भी बोला जाता था। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन है फिशरीज के लिए। ठीक है, जो पानी के अंदर जो जीव हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। व्हाट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन? अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? अ मूवमेंट इज स्टार्टिंग पोस्ट WW सेकेंड का मतलब होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, टू एड्रेस फूड शॉर्टेज इन डेवलपिंग कंट्री। तो ये मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां की जो फूड शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए। इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टेड इन रिसर्च टू ब्रीड मोर प्रोडक्टिव राइस एंड व्हीट क्रॉप्स। तो इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने इस ब्रीड को, मीन्स राइस एंड व्हीट की ब्रीड को बढ़ाने के लिए और रिसर्च करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज वर ब्रॉट टू इंडिया, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल्स, न्यू टाइप ऑफ इरिगेशन। और साथ के साथ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को इंडिया के अंदर स्थापित करने के लिए, लाने के लिए फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल और न्यू टाइप ऑफ इरिगेशन लाने के लिए, ये सारी चीजें बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं दी व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था? मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ मिल्क प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। White Revolution was started in 1974. A step was taken by Government of India for developing the dairy sector and through that provide employment to poor farmers. तो व्हाइट रेवोल्यूशन को मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था और ये 1974 में स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ के साथ वो ये भी चाहते थे कि डेयरी सेक्टर में बढ़ोतरी भी हो और साथ के साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पुअर फार्मर्स हैं, उनको भी इसमें और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जिस वजह से मिक्स्ड फार्मिंग भी बाद में आई थी। ठीक है, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ डेयरी इंडस्ट्री। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही व्हाइट रेवोल्यूशन आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जिस तरीके से देखा गया था कि प्रोडक्टिविटी जो है वो क्रॉप की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया था डेयरी इंडस्ट्रीज में। Now milk was sold using commercial prices which increased the competition which finally increased the milk production. और इसी वजह से मिल्क जो है वो कमर्शियल बेसिस पे सोल्ड होने लगा, कंपटीशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, तो इस वजह से मिल्क प्रोडक्शन जो है उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी। दिस ऑल्सो इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ गुड वेराइटीज ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। और साथ के साथ में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनकी गुड वेराइटीज का भी ध्यान रखने लगे, उनकी भी डेवलपमेंट का ध्यान रखने लगे। दैट यूज्ड मॉडर्न टेक्नो एंड वेरियस स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड डेयरीज वर मेकिंग अ नेटवर्क एंड विच लेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट। और जैसे जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था उसी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती जा रही थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये सारे इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने लगे, डेयरीज को नेटवर्क के थ्रू यूज करने लगे और इस वजह से इनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो मिल्क प्रोडक्ट को लेकर होने लगा। दैट मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी फायदा हुआ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी फायदा हुआ और इन सब दोनों चैनल्स को चलाने के लिए डेयरीज को एज अ नेटवर्क के थ्रू सेटअप कर दिया। तो इस वजह से रोजगार जो है वो इस सेक्टर में और भी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे येलो रेवोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय।